सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और दुआ में बस नीयत साफ रखना। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 13 अक्टूबर 2022 है। यू आर वॉचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। मध्याह्न भोजन के बारे में यानी कि मिड डे मील के बारे में बात करेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करेंगे। ये वाला टॉपिक जो है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं उसमें समझाऊंगा। तो वी आर गोइंग टू गिव मैक्सिमम टाइम टू दिस कॉलेजियम वाला टॉपिक, और उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू स्टॉप स्मगल्ड प्रोडक्ट्स। इसके भी सॉल्यूशंस जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मिड डे मील। दोस्तों, अगर हम काउंसिल स्कूल्स की बात करें, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर ख़ास करके बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने क्या किया है कि ये जो मिड डे मील हैं, मध्याह्न भोजन जिसको हम कहते हैं, तो इसकी धनराशि में 9.6% यानी कि 9.6% की वृद्धि की है। इसमें फंड जो है इसको इंक्रीज़ किया है। मिड डे मील के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स में अगर आपको बता दूं तो लेट्स से कि जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स, यहाँ पर जनरली स्पीकिंग हमें पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो उसमें लोअर मिडिल क्लास परिवार के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के लिए जाते हैं, और सिचुएशन ऐसी होती है कि मदर और फादर जो हैं वो दोनों कुछ ना कुछ काम करने के लिए उनको पैसे कमाने के लिए उनको काम करना पड़ता है। तो लेट्स से कि कोई ऐसा परिवार है जो मदर और फादर दोनों मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो अब मदर जो है वो सुबह से मजदूरी का काम करने के लिए निकल जाती हैं, फिर दोपहर को इतना वक्त नहीं मिलता उनको, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई उनको ब्रेक नहीं मिलेगा 2-3 घंटे का कि वो घर जाए और फिर खाना पीना जो है वो बनाकर फिर वो बच्चों को खाना पीना खिला दे और फिर स्कूल भेजे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये मिड डे मील जो स्कीम अलग अलग राज्यों में चल रही है, तो ये अच्छी बात यह है कि बच्चों की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और हम जानते हैं कि हमारे देश में कितने सारे स्टंटेड और वेस्टेड इस प्रकार के बच्चे हैं जिनकी हाइट जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं हो रही है। कई बच्चे जो हैं उनकी हाइट हो गई है लेकिन उनका वेट जो है वो बहुत ही कम है, दुबले पतले बच्चे, न्यूट्रिशंस नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इवेंचुअली क्या होता है, हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल जो है वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि एक कुपोषित बच्चा जो होता है उसका सिर्फ शरीर ही नहीं, उसके दिमाग का भी जो हम कहते हैं ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो फिर वो फिजिकली तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसी के साथ साथ वो मेंटली भी उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जब एक एडल्ट बन जाता है तो उसका ओवरऑल, उसकी अगर आप देखिए प्रोडक्टिविटी, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम रहती है, और वो हेल्थ के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं उसके, तो वो हेल्थ वाइज भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको ज़्यादा छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो अगर ऐसे हमारे यंगस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तो हमारे देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, इज़न्ट इट? तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे फ्यूचर जनरेशन जो हैं उसको हम राइट मील प्रोवाइड करें। सिर्फ पेट भर खाने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ न्यूट्रिशियस फूड, जो बैलेंस डाइट हम कहते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अब प्रतिदिन प्रति छात्र पर 5.45 रुपीज़ और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8.77 रुपीज़ जो हैं वो खर्च होंगे। इतने एक्स्ट्रा रुपए जो हैं वो खर्च होंगे, बिकॉज वो जो 9 कितना था प्रिसाइसली 9.6% जो एक्स्ट्रा अब खर्च किए जाएंगे, जो वृद्धि हुई है इसकी धनराशि में, तो इसकी वजह से इतने पैसे जो हैं वो पर पर्सन पर चाइल्ड इतने पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। तो लेट्स होप कि उनको अच्छा मील, न्यूट्रिशियस बैलेंस मील जो है वो मिलेगा। कुछ कारणों से अव्यवस्था भी हमें देखने को मिल रही है। एक तो जो है कन्वर्जन कॉस्ट जिसको कहते हैं, जो चीज़ों में लेट्स से कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल आ गया तो उसको अगर आपको प्रोसेस करना है, तो अब इस प्रोसेस का जो कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट जो है, तो इसमें अगर राइट टाइम पर पैसे नहीं मिलते, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपको बिजनेस स्मूथली चलाना है तो आपको पैसे जो है वो टाइम पर देने पड़ेंगे। कुछ समय के लिए आपको लेट्स से कि लोकल किराने की शॉप जो है वहाँ पर उधारी भी मिल जाएगी, उधारी का सहारा भी लिया जा रहा है, लेकिन अगर आप टाइम पर वो भी पेमेंट नहीं करेंगे, 1-2 महीने तक वो चलेगा, फिर उसके बाद जो दुकानदार है वो आपको कह देगा कि नहीं, अब आपको उधारी में कोई भी सामान जो है वो नहीं दिया जा सकता। फिर जो रसोई बनाने वाले लोग हैं उनको भी जो भुगतान, उनका जो
पेमेंट है वो भी अगर टाइम पर नहीं मिलेगा तो फिर वो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। वो सोचेंगे कि अगर हम कुछ दूसरे फंक्शंस के लिए अगर ऑर्डर ले लें तो हमें उसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यहाँ पर सरकारी काम करने में हमें पैसे जो हैं वो नहीं मिलेंगे। और ज़्यादातर ये भी होता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं तो उनको भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन उनको फिर मजबूरी में ही ये सारे चैलेंजेस जो हैं, मीन्स वो एजुकेशन पर फोकस नहीं दे पाएंगे। चीज़ें अगर स्मूथ होगी तो ही और शी कैन डू हिज जॉब, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है और कुछ समय के बाद उनका मोटिवेशन जो है वो भी चला जाता है, मीन्स दे आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट्स गोइंग ऑन। तो भोजन के लिए जो भी निर्धारित हमने ऐसे मानक रखे हैं तो उनको प्रॉपरली फॉलो करना, राइट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीज़ों को बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमें एक सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन सारी चीज़ें जो ब्यूरोक्रेसी और पैसे टाइम पर नहीं मिलते हैं, राइट, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। इसकी वजह से ये पूरी सिस्टम जो है वो बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ को ऑफकोर्स हमें सुधारना होगा। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में ये हुआ था कि एक विद्यालय में बच्चों को नमक के साथ चावल परोसे गए और ये वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुआ था कि यहाँ पर बच्चों को नमक और चावल जो है वो दिए जाते हैं, इसके अलावा दाल एक्सेट्रा कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं दी गई। तो हमारे गोदाम भरे हुए हैं और बच्चों तक ये भोजन नहीं पहुँच रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न जो उठता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई वो यही है कि ह्यूमन कैपिटल जो है उसका क्या होगा। तो ये चीज़ें जो हैं उसको सुधारने की ज़रूरत है। कुछ जगहों पर जो ग्राम प्रधान होते हैं तो वो स्वयं चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता। और कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि स्कूल में जो ग्राम प्रधान हैं उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो स्कूल का मैनेजमेंट है, उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है और सारी चीज़ें अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से करने लगे तो ये प्रॉब्लम इतना बड़ा भी नहीं है कि हम इसको सॉल्व ना कर सकें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो पैसे चलो बढ़ा दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम को और ज़्यादा अलाइन करने की, स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है। द हिंदू में एक आर्टिकल है, डेंजरस स्पाइरल। कल हमने बात की थी कर्च स्ट्रेट के बारे में, राइट। इसकी और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैंने कल बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाला ये कर्च स्ट्रेट है और क्राइमिया जो है उसको यूक्रेन के साथ जोड़ने वाला एक ब्रिज है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पर नज़र आता है। अब कल तक ये श्योर नहीं था कि किसने ये किया, लेकिन अब पता चल गया है कि यूक्रेन जो है, तो यूक्रेन ने ही इस ब्रिज पर एक प्रकार से अटैक किया है। ये ब्रिज जो है इसको तोड़ दिया है और ये रशिया ने इस ब्रिज को बनाया था ताकि क्राइमिया जो है उसके साथ वो अच्छा बिजनेस कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सारी चीज़ें हो सके। और ये ब्रिज जो तोड़ दिया तो यूक्रेन में बहुत सारे लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया है कि अच्छी बात हुई। और जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उनके एडवाइज़र ने ये स्टेटमेंट के दिया कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए हम रशिया को कैसे धूल चढ़ाते हैं। और इसके बदले में रशिया ने बहुत सारे शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक्स की। रशिया जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गया है और रशिया ने इस प्रकार की मिसाइल स्ट्राइक्स की कि ये भी नहीं देखा कि सिविलियंस का क्या होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका क्या होगा। धड़ाधड़ मिसाइल्स जो हैं वो छोड़ने लगा और रशिया ने बहुत सारी जगहों पर हार का स्वाद भी चखा है। जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी, ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ईजिली ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाएगा, रशिया इतना पावरफुल देश है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब G7 देश जो हैं, G7 देशों ने, कौन कौन से देश है G7 में, डोंट वरी अबाउट इट, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आई हैव ए इन्फोग्राफिक फॉर यू गाइज। लेकिन G7 ने क्या कहा ये देखिए। G7 ने कहा कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट टू यूक्रेन। जितना वक्त लगेगा कोई बात नहीं, लंबे वक्त के लिए G7 जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए G7 में कौन कौन से देश हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, USA, इटली एंड जापान, ये G7 है। पहले ये G8 था। तो G8 जब था तो उसमें रशिया भी था, लेकिन फिर 2014 में जब क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया, तो उसके बाद ये G8 जो है वो G7 बन गया। बेसिकली रशिया को ये G8 में से निकाल दिया, तो ये ग्रुप जो है वो G7 बन चुका है। G20 में कितने कितने देश है, तो ये सारे देश और इसके साथ आप ये सारे देश को ऐड कर दीजिए तो इट बिकम्स G20। इंडिया भी G20 का
पार्ट है। यहाँ पर आप चाहे तो PDF को डाउनलोड करने के बाद अच्छी तरीके से ये G20 के देशों को आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आई एम मूविंग ऑन। एक ही सॉल्यूशन है, एज वी नो, टॉक इट आउट। यूक्रेन में जो चीज़ें चल रही हैं, ये यूरोप का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे डेंजरस वॉर है ये, जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी। ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, आई हैव सम मैप्स फॉर यू गाइस। बेसिकली कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चल रहा था, तो USA वर्सेस USSR की जो सिचुएशन थी, तो इसका पीक पहुंच गया, मीन्स लड़ाई झगड़े का पीक जो है वो 1962 में हमें देखने को मिला, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई। और उस समय पर भी जो USA के प्रेसिडेंट थे कैनेडी और जो USSR के प्रेसिडेंट थे क्रुश्चेव, तो उन दोनों के बीच में बातचीत तो हो रही थी। वो एक दूसरे को पत्र लिख रहे थे, टेलीफोन पर बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये दो इतने बड़े पावरफुल देश अगर एक दूसरे के साथ वॉर करेंगे तो पूरी दुनिया पर इसकी, उनके देशों पर तो इम्पैक्ट आएगी ही, लेकिन दुनिया पर भी इसकी इम्पैक्ट आएगी। तो उतने डेंजरस समय में भी दोनों ने बातचीत कंटिन्यू रखी। यही चीज़ जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में भी होनी चाहिए, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश जो हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ USA, और USA से बहुत दूर नहीं है क्यूबा। ये क्यूबा नाम का एक देश है, राइट, कैरेबियन देश है ये, राइट। तो ये क्यूबा जो है तो ये कम्युनिस्ट देश हैं, और रशिया की तरफ इसका झुकाव था। तो USA के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि अपनी ही बॉर्डर के पास एक ऐसा देश है जो USSR के साथ मिला हुआ है। तो उस समय पर ये आप देख सकते हैं, ये एक पुराना थोड़ा मैप है, ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन आप समझ लीजिए कि यहाँ पर है हवाना। हवाना क्यूबा का कैपिटल है। तो यहाँ पर रशिया ने ऐसी, यानी कि उस समय का जो USSR था, तो उसने ऐसी मिसाइल्स रखी थी कि इस मिसाइल से लगभग पूरे USA को वो स्ट्राइक कर सकता है। न्यूक्लियर पावर वाली ऐसी मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब वाली मिसाइल्स जो हैं उन्होंने रखी थी। तो ये पीक पहुंच गया था, क्योंकि दूसरी तरफ USA जो है उसने रशिया की बॉर्डर के आसपास या फिर USA की बॉर्डर के आसपास यूरोप के बहुत सारे देशों में ऐसी मिसाइल्स रखी थी। तो फिर बदले में उन्होंने क्यूबा में ऐसी मिसाइल्स रख दी, तो ये पीक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब न्यूक्लियर वॉर जो है वो हो जाएगा। एंड रिमेंबर, जो कुछ दशकों पहले ही जापान पर हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ न्यूक्लियर अटैक, तो इट वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली अटैक। लेकिन दूसरा अगर ऐसा कुछ हो जाता ये USSR और USA के बीच में, तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित होता है। लेकिन अच्छा हुआ ऐसा हुआ नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ के बातचीत ही इसका एक सॉल्यूशन है। जितना जल्दी ये दोनों देश समझ जाए उतना अच्छा होगा। थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो रशिया को करने पड़ेंगे, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो यूक्रेन को करने पड़ेंगे। कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हैं, तो ऐसे रशिया ऑक्यूपाइड यूक्रेन, ऐसी कुछ सिस्टम जो है वो क्रिएट की जा सकती है। जो 4 एरियाज़ अभी रशिया के कब्ज़े में हैं, तो इसको ROU के तौर पर इसका नाम दिया जा सकता है, राइट। जैसे POK जो हैं, तो USA UK जैसे देशों ने POK को स्वीकृति दी, वैसे ROU को स्वीकृति दे दे। फिलहाल लेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सीज़ फायर, यानी कि युद्ध जो है इसका एक विराम आ जाए। उसके बाद बातचीत के माध्यम से फिर चीज़ों को नेगोशिएट किया जा सकता है। लेकिन यही इसका एक सॉल्यूशन है। आप सोच रहे होंगे कि बार बार यही सॉल्यूशन के बारे में क्यों बात? बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगेन दिस रिमाइंड्स मी ऑफ 2017 का जो डोकलाम इश्यू हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और उस समय पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज जी। तो उन्होंने राज्यसभा में, जहाँ तक मुझे पता है पार्लियामेंट में बेसिकली, बट प्रिसाइसली अगर बात करें तो आई थिंक इट वाज इन राज्यसभा, उन्होंने कहा था कि युद्ध को रोकने के लिए भी बातचीत करनी पड़ती है, या फिर बातचीत के माध्यम से युद्ध रुक सकता है। तो क्यों ना हम बातचीत के माध्यम से ऐसा कुछ करें कि युद्ध ही ना हो। दिस इज़ द बेस्ट वे, राइट। डिप्लोमेसी के माध्यम से ही हम चीज़ों को, डोकलाम वाला इश्यू जो है उसको रोक सकते हैं, और यही हुआ बातचीत के माध्यम से। फिर फाइनली चाइना और ये भूटान वाला जो इश्यू था, चाइना और भूटान, और उसमें भूटान के साथ हमारी ऐसी ट्रीटी है कि भूटान पर कोई अटैक करेगा तो ऑफकोर्स इंडिया जो है वो भूटान की रक्षा करेगा। तो बातचीत के माध्यम से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को रैप अप करेंगे, कि युद्ध कब होता है पता है? जब डिप्लोमेसी फेल होती है। डिप्लोमेसी के बारे में कहता है इट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब
डिप्लोमेसी यानी कि बातचीत, कूटनीति जब फेल हो जाती है, जब वो आगे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती, फिर एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज़ युद्ध। और युद्ध को रोकने के लिए भी डिप्लोमेसी ही काम आती है। तो लेट्स होप कि दुनिया के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं, जैसे कि भारत के डिप्लोमेट्स, यूएस के डिप्लोमेट्स, रशिया, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन, तो जो भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, तो उनके डिप्लोमेट्स मिलकर इसका कोई सॉल्यूशन निकाले, राइट, और सीज़ फायर जो है उसको जल्द से जल्द हम अचीव करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिविलियंस जो हैं उनकी जान जा रही हैं। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ कंसर्न। आज कुछ 2-3 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड की हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर, उनको क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाने का जो काम है वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, एंड आई एम श्योर यू विल नॉट लेट अस डाउन। अब बात करते हैं द कोर्ट एंड द प्रॉब्लम विथ द कॉलेजियम। द हिंदू का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम जो है ये कोई कॉलेज नहीं है। कॉलेजियम का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप है, राइट, एक कमेटी है, ग्रुप है, जिसमें 5 जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस। तो इसके ऑफ कोर्स हेड हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। लेट्स से ये सीजेआई है, उसके बाद उनके सीनियर मोस्ट जो 4 जजेस हैं, तो ये टोटल 5 जजेस मिलकर ये कॉलेजियम को बनाते हैं। कॉलेजियम फिर एक बार न्यूज़ में है, और फिर एक बार रॉन्ग रीजंस की वजह से न्यूज़ में है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हैं वो मीटिंग नहीं कर पाए, इसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। हमारे करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका नाम है जस्टिस यू ललित। 27 अगस्त 2022 को वो सीजेआई बने, और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए वो सीजेआई रहेंगे, राइट। 8 नवंबर 2022 को सीजेआई के पद से वो उतर जाएंगे और उनकी जगह पर नए सीजेआई आएंगे। अब क्योंकि उनके पास बहुत कम वक्त है, तो सीजेआई यू ललित साहब जो हैं वो अपने से जितनी भी चीज़ें हो सकती है वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, तो उस पर वो 5 जजेस वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो हैं तो उसको गठित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो 6 वैकेंसीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको भी फिलअप करने की प्रोसेस जो है वो जल्द से जल्द वो करना चाहते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल कैपेसिटी में काम करे। अब 26 सितंबर को एक मीटिंग हुई, राइट। तो इस मीटिंग में जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता, तो दीपांकर दत्ता साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का जो एक ऑप्शन है, जो एक प्रस्ताव है, तो इस पर ग्रीन सिग्नल सभी जजेस ने दे दिया कि यस ही इज़ ओके, कि दीपांकर दत्ता साहब जो हैं उनको हम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं, जो वैकेंसीज हैं तो फिलअप कर सकते हैं। तो इनका नाम तो फाइनलाइज हो गया। अब बची 5 वैकेंसीज। इस 5 वैकेंसीज के लिए हमारे देश की अलग अलग जो हाई कोर्ट्स हैं, तो उनमें से 4 चीफ जस्टिस का नाम जो है वो आया है, और एक ऐसे लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जिनको जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। तो ये हो गए टोटल 6 जजेस, लेकिन एक ही नाम फाइनल हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला नाम ही फाइनल हुआ है। बाकी के जो नाम है वो अभी पेंडिंग है, क्योंकि अभी 5 जो जजेस हैं कॉलेजियम के, उन्होंने इस पर ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं दिया। अब क्यों ऐसा हुआ? 30 सितंबर को मीटिंग होने वाली थी, ये मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, अब डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जो हैं, लेटेस्ट खबर ये है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यू नो इट इज़ जस्ट अ सेकंड, 13 अक्टूबर 2022 हैं आज, राइट। और आज सुबह ही ये खबर आई है कि अब नए जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे वो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब होंगे, राइट। तो ही इज़ ऑल्सो ए वेरी आउटस्टैंडिंग जज। इनके बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो 4 बजे उठ जाते हैं, 4 साढ़े 4 बजे, और इज़ वेरी डिसिप्लिन जज। तो ये अब हमारे नए सीजेआई बनने वाले हैं। तो 30 सितंबर को ये हुआ कि वो रात 9:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में थे, ही वॉज वर्किंग। तो वो इतने बिजी थे, तो इसकी वजह से ये मीटिंग जो है वो अटेंड नहीं कर पाए। तो ये बाकी के जो 5 नाम हैं वो फाइनलाइज नहीं हो पाए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या ट्राई किया, उन्होंने एक सर्कुलेशन के माध्यम से अप्रूवल लेने की कोशिश की। तो 2 जजेस जो हैं उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया, लेकिन 2 जजेस जो हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नज़ीर जो हैं, तो उन्होंने ये सर्कुलेशन मीन्स अपना अप्रूवल जो है वो नहीं दिया। उनको प्रॉब्लम नामों से नहीं है, उनको प्रॉब्लम जो है वो इस सिस्टम से है कि सर्कुलेशन के माध्यम से क्यों ना हम मीटिंग करके करें ना। द क्वेश्चन इज़
कि ये सारे के सारे जजेस जो हैं हमारे कॉलेजियम के जजेस, तो वो एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, राइट, इतने दूर भी एक दूसरे से नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट डे भी एक मीटिंग हो सकती थी, तो ये मीटिंग क्यों नहीं हुई, ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन उठता है, राइट। और दूसरी अगर कोई बॉडी होती, जस्ट इमेजिन कि अगर सरकार की कोई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर राज्य की कोई बॉडी होती या फिर कोई कमेटी होती और उसमें इस प्रकार के डिले होते, तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं इस कमिटीज़ पर उठाए जाते, लेकिन क्योंकि ये कॉलेजियम है तो इसको इतना कोई खास प्रश्न जो है वो नहीं पूछ सकता। रीजंस क्या है, विल टॉक अबाउट इट एज वेल। लॉकडाउन के टाइम पर क्या हुआ, कोर्ट्स जो हैं उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस कंडक्ट किया, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ये वाला टॉपिक जो है मीन्स जजेस को फाइनलाइज करना है, ये नाम फाइनलाइज करना है, तो ये भी ऑनलाइन हो सकता था, तो ऐसा क्यों नहीं किया। एंड जो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ काम करना ही है, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग वेरी बैडली, आप कोई भी चीज़ जो है, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कहते हैं ना कि यू विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो यहाँ पर अगर नाम फाइनलाइज ही करना है, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेंसीज हैं उसको फिलअप करना है, फुल स्ट्रेंथ में अगर सुप्रीम कोर्ट को हमें ले जाना है, तो फिर ऑनलाइन भी हो सकता था, सर्कुलेशन से भी हो सकता था, मीटिंग से तो होता ही है, सर्कुलेशन से भी किया जा सकता था, या फिर फाइनली ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि कॉलेजियम में ऐसा कोई नहीं है जो कॉलेजियम को प्रश्न कर सके। दिस इज़ द बिगेस्ट इश्यू विथ कॉलेजियम, राइट। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये बेस्ट बॉडी है। नाउ लेट मी टेल यू, जहाँ तक मेरी समझ है, राइट, एज फार एज आई नो, दुनिया में ऐसी कोई भी कोर्ट नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर ऐसी सिस्टम हो, जहाँ पर जो जजेस होते हैं वही जजेस को अपॉइंट करते हैं। हमारे देश में ही ऐसी सिस्टम है जहाँ पर जजेस जो हैं वही जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव द लास्ट वर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट मैंडेटेड कंसल्टेशन विद द कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम फाइनलाइज जो हैं वो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन उनको कंसल्टेशन करना है कोर्ट के साथ। यू कैन से कि सीजेआई के साथ एक कंसल्टेशन करना है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये जो कंसल्टेशन है, इट्स नॉट जस्ट कंसल्टेशन। ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे और फिर सीजेआई अगर कहेंगे कि नहीं नहीं ये नाम बराबर नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो कहेंगे कि नहीं, भले ही आप कहें बराबर नहीं है, मुझे लगता है कि ये बराबर है, वो फिर अप्रूवल कर देंगे। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कंसल्टेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कोर्ट कहेगी वही चीज़ प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सारे पावर्स अपने पास रख लिए। फिर कॉलेजियम में ना तो किसी नॉन जज की कोई पोजीशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, ना तो कोई इसमें एग्जीक्यूटिव है, ना तो बार है, ना तो कोई दूसरे कोई ऐसे व्यक्ति का स्थान है यहाँ पर। तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसके बारे में ये प्रश्न जो है वो पहले भी उठे हैं कि ये बहुत ही ओपेसिटी से काम करती है, पारदर्शिता जो है वो ना के बराबर है। कैसे जजेस का नाम फाइनलाइज किया गया, कौन सी वो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी जो मिनट्स हैं वो कहीं पर भी बाहर नहीं आती हैं। तो वैसे देश डेमोक्रेटिक देश है, बहुत सारी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहती हैं कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये कॉलेजियम का काम करने का तरीका जो है वो बहुत ही ओपेक है। यानी कि एक दीवार के पीछे चीज़ें हो रही है, आपको पता नहीं कि उस बंद कमरे में क्या डिसीजंस लिए गए। फाइनल डिसीजन जो है उसके बारे में ही देश को पता चलता है, कैसे डिसीजंस लिए गए ये पता नहीं चलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है ना कि इट्स लाइक जब मेरी बात आती है तो मैं आपको कहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता हूं, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे देश हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरों से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो ट्रांसपेरेंसी से काम करे, तो उसको खुद भी ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहिए ना, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसके बारे में बहुत कम बातें होती है, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। 2014 में क्या हुआ? 2014 में हमारे देश की पार्लियामेंट ने यूनैनिमिटी से, पे अटेंशन हियर,
यूनानिमिटी यानी कि किसी ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, सब ने इसको सपोर्ट किया। किसको? NJAC को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि ये कॉलेजियम है उसकी जगह पर एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए। इस बात के लिए मीन्स अब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अगर आप जुडिशरी के साथ कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो फिर पहले पार्लियामेंट जो है उसमें वो बिल आएगा, फिर ये बिल जो हैं ये हमारे देश के जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, यानी कि हमारे राज्यों की जो असेंबलीज़ हैं, तो हमारे देश के राज्यों की 50% जितनी असेंबलीज जो हैं वहाँ से वो बिल पास होना चाहिए। तो ये व्यवस्था रखी गई है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं या फिर सेंटर नहीं, स्टेट्स भी अपना सपोर्ट देंगे। 50% से ज़्यादा स्टेट्स जब कहेंगे कि यस गो अहेड विथ इट, उसके बाद ही ये लॉ बन पाएगा। तो पार्लियामेंट में यूनानिमिटी से और 50% से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं उन्होंने भी NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सपोर्ट किया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया। देश की सरकार ने, देश की लेजिस्लेचर ने इसको स्वीकृति दी, अप्रूवल दिया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस NJAC को हटा दिया। अब NJAC में क्या था? इसमें 3 जजेस थे, लॉ मिनिस्टर थे, इसके 2 एमिनेंट लोग जो हैं वो इसके पार्ट थे। तो ये सिस्टम थी NJAC की कि कॉलेजियम की जगह पर 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, लॉ मिनिस्टर और फिर जैसे 2 एमिनेंट पर्सन जो हैं वो इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 4:1 मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है इसने NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया कि ऐसी सिस्टम जो है वो नहीं चलेगी, कॉलेजियम ही चलेगा, NJAC अपॉइंटमेंट में कोई चीज़ नहीं कर पाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा स्टेप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और सरकारें जो हैं वो चुपचाप जो हैं वो फिर बैठ गए, उन्होंने कुछ इतना कोई खास विरोध नहीं किया। अगर NJAC में कोई इश्यूज़ थे तो इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। लेट्स से ये 2 एमिनेंट पर्सन को हटाकर इसमें बार के रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा जाता है, ऐसा कुछ किया जा सकता था उस टाइम पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम ट्रांसपेरेंट मेथड जो हैं उसको अपनाएं। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए वी नीड मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम, and while doing so we may also ask why there have been no appointments from the category of distinguished jurists which article 124 of the constitution contemplates. आर्टिकल 124 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो हैं उनका भी नाम आना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। लेट्स होप कि इस पर कोई बातचीत होगी और इसमें कुछ आगे होगा। लेकिन फ़िलहाल इस डिस्कशन से आपको ये पता चल गया कि कॉलेजियम जो है ये परफेक्ट या फिर फ्लॉलेस नहीं है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट येट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। द हिंदू का ये आर्टिकल है, द वॉर अगेंस्ट इलीगल गुड्स एज इंडियाज़ फाइट। होलसेल इन्फ्लेशन रेट जो है वो डबल डिजिट में रहा, वो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन अप्रैल 2021 से अगर आप देखें तो डबल डिजिट में ही होलसेल इन्फ्लेशन रेट रहा है। और लास्ट मंथ आप देखिए इट वाज 12.41%, जुलाई में ये 13.93% था, तो थोड़ा ड्रॉप हुआ है, बट स्टिल इट्स इन डबल डिजिट। जब चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग जो है वो परचेस उतना नहीं करते, कम परचेस करते हैं, रीयूज़ रिसाइकलिंग करते हैं और चीपर अल्टरनेटिव्स को ढूंढते हैं। और ये चीपर अल्टरनेटिव्स को ढूंढने की जब बात आती है तो चाइनीज़ एंगल आ जाता है। जब भी हमारे देश में कोई फेस्टिव सीज़न होती है तो चाइनीज़ गुड्स हर जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, राइट। यहाँ तक कि हमारी मूर्तियाँ जो हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, कितनी सारी चीज़ें हैं, राइट, खिलौनों से लेकर कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो चाइनीज़ सामान जो है वो उसकी सुनामी आ जाती है हमारी बाज़ारों में। और सरकार का फोकस है आत्मनिर्भरता। अब आत्मनिर्भरता अचीव करने के लिए, खास करके ये हम गुड्स की बात करें तो व्हाट वी नीड इज़ कि हम यहाँ पर हमारे देश में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट से पैदा करें। अब जो फेडरेशन फिक्की जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनका एक रिपोर्ट है, राइट, एक कमेटी है, इसका नाम है कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटर फिटिंग एक्टिविटीज़ डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। इसको कहते हैं कास्केड। तो ये कास्केड जो है उसका कहना यह है
कि इलिसिट जो इलीगल या फिर इलिसिट स्मगल्ड गुड्स की बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स, एफएमसीजी इसमें हाउस होल्ड एंड पर्सनल गुड्स, एफएमसीजी जिसमें पैकेज्ड फूड्स आ गए, टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस, ये 5 चीज़ों को अगर हम देखें तो 2019-20 में ये 5 चीज़ों की इलिसिट मार्केट की एक एस्टिमेटेड साइज़ क्या थी पता है? 2,60,000 से भी ज़्यादा। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2,60,000 करोड़, उससे भी ज़्यादा, प्रिसाइसली 2,60,094 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी इलीगल मार्केट है। और कास्केड रिपोर्ट ये कहता है कि ये जो इलीगल मार्केट है इसकी वजह से जो लेजिटिमेट एम्प्लॉयमेंट है 15.96 लाख जॉब्स खतरे में हैं। एफएमसीजी इंडस्ट्री में 68% जो जॉब्स हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस इलीगल गुड्स। और एफएमसीजी टैक्स लॉस जो सरकार को हुआ इट इज़ 58,521 रुपीज़, 58,521 करोड़ रुपीज़। और टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस जो हैं तो उसमें जो टैक्स मिलता है सरकार को तो उसमें 49% का लॉस हुआ बिकॉज ऑफ दिस डुप्लीकेट या फिर इलीगल स्मगल्ड प्रोडक्ट्स। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा नुकसान ये इलीगल प्रोडक्ट्स की वजह से हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है, टू द पॉइंट प्रिसाइसली अगर बात करें। नंबर 1 इज़ जो टैक्स हैं उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। क्या होता है जब टैक्स ज़्यादा होता है तो फाइनल प्रोडक्ट जो हैं उसकी प्राइस जो क्या होगी, प्राइस बढ़ जाएगी। तो प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी जगह पर उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए कुछ ऐसे इलीगल प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे। I'll say, let's say कि कोई एक तेल की बोतल है, लेट्स से, चलो अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल की बात करें तो लेट्स से कोई भारत में जो बियर की एक बोतल है लेट्स से वो 100 रुपये की मिल रही है क्योंकि उसमें टैक्स ज़्यादा है। और चाइना से वो आएगा सामान तो वो 75 रुपीज़ में वो बियर की बोतल यहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि इस टैक्स वैक्स की चोरी हो यहाँ पर हो जाए। तो लोग जो हैं वो ख़रीदने के लिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो यही खरीदेंगे, नॉट दिस। वो वहाँ पर उस समय पर ये नहीं सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं टैक्स पे करूँगा और मैं सरकार की मदद करूँगा, आत्मनिर्भरता, ऐसा थोड़ी सोचेंगे। वो ये सोचेंगे कि हम 2 एक्स्ट्रा बियर की बोतल लेंगे और ज़्यादा अच्छी पार्टी करेंगे। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग। हम जब चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब उस टाइम पर हमारे अंदर वो जुनून होता है आत्मनिर्भरता और देश और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं तो एक अच्छा मोबाइल फ़ोन मीन्स अच्छा इन द सेंस कि अच्छा कैमरा है, अच्छी सिस्टम है, ये सारी चीज़ें, और वो आपको चाइनीज़ मोबाइल आपको 20,000 रुपये में मिल जाएगा और वहीं पर जो बिल वाला मोबाइल है वो आपको 50,000 में मिलेगा। तो फिर आप 50,000 थोड़ी खर्च करेंगे, आप ये 20,000 वाला ही फ़ोन लेंगे। तो टैक्स रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, राइट। लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है ताकि वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम दाम में यहाँ पर पैदा करें। और कंपनीज़ जो हैं इंटरनेशनल कंपनीज़, तो उनके लिए कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, उनको कुछ ऐसी स्कीम्स दी जाए कि वो फिर प्रॉफिट जो है वो हमारे देश से ना निकाले, वो यही प्रॉफिट जो है इसको री इन्वेस्ट करें। ऐसी कुछ स्कीम्स उनको दी जा सकती है कि अगर आप यही पैसे री इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये होगा कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो उतनी ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी, फॉर्मल जॉब्स जनरेट होगी। तो सरकार को शॉर्ट टर्म में भले ही टैक्स ना मिल रहा हो लेकिन लॉन्ग टर्म का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और इलीगल प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट की ज़रूरत है और इसके साथ साथ कंज्यूमर अवेयरनेस को क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये तभी होगा जब टैक्स रैशनलाइजेशन होगा, तभी कंज्यूमर अवेयरनेस जो है उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इन जनरल कंज्यूमर अवेयरनेस इज़ गुड, लेकिन कंज्यूमर को अपने पॉकेट में से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े तो अवेयरनेस कोई काम नहीं आएगी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आपके लिए एक प्रश्न है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो कब फोर्स में आया, कब ये स्टार्ट हुआ? मैं एक हिंट यहाँ पर देना चाहूँगा। उस समय पर हमारे APJ कलाम साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे और उन्होंने उनकी किताब में लिखा है, शायद विंग्स ऑफ फायर में लिखा है, मुझे याद नहीं है बट आई नो द कंटेंट, कि उस दिन वो ऑफिस जल्दी चले गए थे। ये जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उनके पास आया तो वो जल्दी चले गए थे क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड थे इस लॉ को लेकर। उनको पता था कि ये गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा एंड दैट्स वाई ही वेंट अर्ली। और जैसे ही उनके पास ये राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला एक्ट आया, ये बिल आया, तो उन्होंने तुरंत ही उस पर अपनी सिग्नेचर कर दी क्योंकि उन्होंने पहले से ही सारी चीज़ों को स्टडी कर लिया था, बस उनकी फॉर्मेलिटी बाकी थी, साइन करना था। तो APJ कलाम साहब ने उसको साइन कर दिया। तो ये एक इंसिडेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। सो दैट्स एवरीथिंग एंड प्लीज़ डू शेयर, do hit the like button, do consider subscribing Curiously Education. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.